रहेंगे, ये साथ कब तक आगे रहेगा? और यही मान करके बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता जो हैं वो कहते हैं कि ये चल ही नहीं पाएगी, ये जो इनका जो गठबंधन है ये चल ही नहीं पाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको भी? राजीव जी, फिलहाल राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन, कांग्रेस की राजनीति में बड़ा परिवर्तन यह आया है कि कांग्रेस पहली बार ऑफेंसिव हुई है। अब तक कांग्रेस डिफेंसिव की रहती है, हमेशा राजनीति में कभी अग्रेसिव नहीं रही, आक्रामक नहीं रही। और आक्रामकता जो है वो कई बार बहुत जरूरी होती है। जैसे 2500 साल पहले चीन के एक बड़े विद्वान सुन त्सू ने लिखा था कि लड़ाई में अगर आप आक्रामक हैं तो समझिए कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप बचाव की मुद्रा में हैं मतलब आप लड़ाई से बचना चाहते हैं। राजनीति में अगर आप आक्रामक हैं तो यहीं पर कांग्रेस की पहली जीत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्या खास, मुझे लगा कि पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आक्रामक मुद्रा में रही और उस आक्रामक मुद्रा का नतीजा देखा हिमाचल में, कर्नाटक में। ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी इस देश में, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी का प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति को पूरे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए वो एक पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया है। वरना ऐसा नहीं होता कि 6 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है, 6 हफ्ते में 253 से ज्यादा चर्च जला दिए गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा गांवों में 4500 5000 घर जला दिए गए, लगभग 50,000 लोग बेघर हो गए। ये कोई छोटी मोटी घटना है। एक व्यक्ति की मौत भी अगर इस तरह के दंगों में होती है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। और प्रधानमंत्री अगर के पास वक्त नहीं था मणिपुर जाने का तो प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को तो निर्देश देना है कि हम ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। प्रधानमंत्री किस लिए है आप मन की बात करने के लिए तो प्रधानमंत्री बने नहीं है। प्रधानमंत्री बने इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए, और वो समस्या हल करने में आप अभी हिला हवाला कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जानेंगे कि वे बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस दिन उनकी भूमिका अलग होगी। और यही कांग्रेस की लड़ाई है। जो राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी पूरे देश की चिंता करते हैं, अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, बेरोजगारों की, जोमेटो के डिलीवरी बॉय की, ऑटो रिक्शा वालों की, ट्रक ड्राइवरों की, सबकी चिंता कर रहे हैं। वो काम तो प्रधानमंत्री का है, ये काम तो सरकार का है, देखना कि समाज का कोई वर्ग उपेक्षित न रहे। तो वहां ये एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारे इस देश के सामने आई है कि प्रधानमंत्री के रूप में हमने एक ऐसा व्यक्ति है हमारे साथ जो केवल मन की बात करता है। तो मन की बात से आगे हटकर जन की बात करे, जन के काम करे। मणिपुर जाने की जरूरत प्रधानमंत्री को कभी ही नहीं थी। वो अपना प्रतिनिधिमंडल भेजते, वो अपने ऑफिस को निर्देश देते कि ये काम करिए। मनमोहन सिंह जी भी 18 घंटे काम करते थे लेकिन बयान नहीं देते थे, और उनके काम हमने देखे कि किस तरह जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, चौपट हो चुकी थी, उस वक्त भारत ने जो आर्थिक विकास की दर प्राप्त की, वो विकास की दर हम पिछले 9 वर्षों में 1 साल भी नहीं पा पाए। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि हम इतनी बातें करते हैं, कर्जे में देश डूबा है, हमें चिंता नहीं है, हमें शॉपिंग से फुर्सत नहीं है। कहीं हथियार खरीदने जा रहे हैं, कहीं बुलेट ट्रेन के शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो कहीं ड्रोन की शॉपिंग करने। तो शॉपिंग से फुर्सत लीजिए प्रधानमंत्री जी, और देखिए देश में क्या हो रहा है। जब आप कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है तो मणिपुर कोई दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, वहां सोचना चाहिए। तो इन सब बातों पे फैसला होगा। एक बात जो अंक आपने बताया था राजीव जी, लगभग 225 का, उसमें आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जोड़ लीजिए इस बार, क्योंकि ये बात तय मानी है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब जागरूक हो चुके हैं। इन सबको पता चल चुका है कि यूपी के बिना दिल्ली, लखनऊ के बिना दिल्ली नहीं जाया जा सकता। तो ये सारी पार्टियां अब वाया लखनऊ दिल्ली जाएंगी, और ये बात, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वे कोई अनंत काल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वे प्रधानमंत्री की दौड़ में न थे, न हैं, न उन्हें कोई आने देगा, ये भी तय है। लेकिन इस देश में कांग्रेस ये समझ चुकी है कि दिल्ली जाने के लिए,
लखनऊ जाना जरूरी है और पटना जाना जरूरी है। राजीव जी, दिल्ली जाने के लिए लखनऊ और पटना जाना जरूरी है अभी, लेकिन पटना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पटना में विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं और क्या वहां से दिल्ली का रास्ता खुलेगा उन दलों के लिए जो बहुत समय से दिल्ली की तरफ, उस कुर्सी की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं, बहुत हैं। और यहाँ ये बात भी लगातार पूछी जाती है प्रशांत टंडन जी कि नेता कौन होगा। ये सवाल बार बार अखिलेश यादव से भी पूछा जा रहा था कि तो क्या आप होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार, नीतीश कुमार से पूछा जाता है आप होंगे, और ऐसे में ही घेरने की कोशिश हो रही है लगातार। अंदर खाने में चल क्या रहा है इसकी बात न करके नेता और प्रधानमंत्री को कौन चुनौती देगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री की चुनौती की बात आती है तो देखिए आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी को दिखाया जा रहा है और साफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कोई चुनौती दे रहा है तो राहुल गांधी हैं। तो क्या माना जाए, जब राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है, बहुत कुछ अभी सामने नहीं है, आने वाले समय में वो चुनाव लड़ भी पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, बहुत सारे सवाल अभी हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन उससे पहले जब विपक्षी एकता की बात आती है तो यहाँ राहुल गांधी सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। तो 23 तारीख के बाद हम क्या कुछ देखने जा रहे हैं, जरा आपका नजरिया इस पे कि बहुत दिनों से एक ये था, एक मीटिंग जो अवेटेड मीटिंग जिसको कहते हैं, उसका इंतजार था और अब वो इंतजार की घड़ी समापन की ओर है, समाप्त होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार का रोल, ऐसे में शरद पवार का रोल, ऐसे में राहुल गांधी का रोल, ऐसे में ममता बनर्जी का रोल, और इसमें से कई हैं जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की तरफ भी देख रहे हैं। तो लगता है कि इनमें लड़ाई भी होगी। राजीव जी, सत्ता में कोई कीर्तन मंडली में तो आया नहीं है, तो सत्ता तक पहुंचना सबका उद्देश्य है। लेकिन आप अगर ये देखिए भारत की राजनीति को, और खासकर 1977 के बाद के चुनाव को, जब से मल्टी पार्टी चुनाव होना भारत में शुरू हुए, तब से आज तक देखिए आप, कभी भी जब भी कोई बड़ा सरकार, स्थापित सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके सामने कोई नेता नहीं था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे 2004 में। तो और बीजेपी में भी वाजपेयी और अडवाणी के बीच में बहुत क्लैरिटी नहीं थी शुरुआत में। अडवाणी जी पेंग मारते रहते थे और मीडिया में अपनी खबरें भी प्लांट करवाते रहते थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये सवाल नहीं रहे हैं, बीजेपी में ये सवाल दोबारा हो सकता है कि 2024 के पहले भी आए कि क्या बीजेपी का कोई मोदी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन वो बीजेपी की बात है। देखिए राजीव जी, पटना में जो होने जा रहा है वो बहुत ऐतिहासिक है। जैसा शकील जी ने कहा, बाकी मित्रों ने कहा कि एक बड़ी चीज पटना से निकल के ये आएगी कि देश में कोई अब थर्ड फ्रंट नहीं होगा। तो दो फ्रंट के बीच में लड़ाई है, और वो दो फ्रंट कौन कौन से है? कॉरपोरेट सरकारी मशीनरी मीडिया का एक फ्रंट है, और लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की शक्तियों का दूसरा फ्रंट है। ये दो फ्रंट हैं। जनता को इनके बीच में फैसला करना है कि क्या जनता अडानी जी के पक्ष में है या नौकरियों के पक्ष में है। क्या जनता झूठ और नफरत फैलाने वाले मीडिया के पक्ष में है या सामाजिक न्याय के पक्ष में है। ये बड़ा एक लाइन, बड़ी लाइन तो यहाँ पे वैचारिक लाइन खींचेगी। जो इंडिया और भारत का जो फर्क है वो इस गठबंधन और नरेंद्र मोदी के गठबंधन में दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त कोई सामाजिक गठबंधन लीड नहीं कर रहे हैं। लीड कर रहे होते तो उनका एनडीए बहुत बड़ा होता। एक और बहुत मतलब जो आश्चर्यजनक बात है, जो बड़ी बात है कि
उद्धव ठाकरे भी पटना आ रहे हैं। ये बड़ी अप्रत्याशित है, क्योंकि ठाकरे परिवार आमतौर पर कहीं जाता नहीं है। 77 के बाद बाल ठाकरे दिल्ली एक बार भी नहीं आए अपने जीवित रहते हुए। आखिरी बार 77 में ही आए थे। तो ठाकरे परिवार भी दिल्ली आता नहीं है, या पटना नहीं जाता है, या महाराष्ट्र के बाहर कम जाते हैं। वो उनका आना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है राजीव जी। देखिए, बीजेपी की परेशानी कहां शुरू होगी। वो 330 सीटें हैं जिनका अभी आप चर्चा कर रहे थे, जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत की सीटें हैं। पश्चिम भारत के इनके गठबंधन में डेंट लग चुका, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। तो और उसके बाद पटना में डेंट लग चुका है नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद। अकाली दल अभी आपके साथ है नहीं। तो उत्तर भारत में बीजेपी का ये जो 330 सीटें, जिसमें 298 सीटें 298 सीटें यहीं से आई थी, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, अगर इसमें डेंट लगता है तो बीजेपी के पास कोई दूसरा भूगोल नहीं है उसको रिपेयर करने का, या उसको उसकी भरपाई करने का। और ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बीजेपी और आरएसएस की तरफ से हुई है कि वो दक्षिण नहीं गए। मणिपुर अगर वो नहीं जा रहे मोदी साहब, उसका पॉलिटिकल खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा उनको खामियाजा भुगतना ये पड़ेगा कि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी या इन्फ्लुएंसर्स मोदी जी के पक्ष में जो लेख लिखते हैं बड़े बड़े, वो इनका मणिपुर में न जाने की वजह से बहुत पक्ष नहीं ले पाएंगे। एक नैतिक दबाव उनके ऊपर भी है कि देश जब 100 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, चर्च जल चुके हैं 100 से ऊपर, और जाति हिंसा वहां पे चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आपका एक बयान तक नहीं आया। इतना इनसेंसिटिव प्रधानमंत्री पहले तो कभी देखा ही नहीं। तो खैर, तो जो चुनौती है इनको वो नॉर्थ इंडिया से आ रही है। और नॉर्थ इंडिया में अगर जाति जनगणना का मामला उठेगा, सामाजिक न्याय का मामला उठेगा, नौकरियों का मामला उठेगा, अगर ये सब मामले उठेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला रहेगा, अगर ये सब मामले उठेंगे तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी और मोदी साहब के लिए होगी। एक बात। दूसरी बात की देखिए, ये केवल संख्या की बात नहीं होगी, ये जो कलेक्टिव वॉइस है भारत के लोगों की, उनके पीछे जनाधार है, जो सामाजिक समूह है, ये उनकी आवाज जब एक होकर आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी वो आवाज। तो यहां से पटना से मुझे लगता है कि जिसको हम कहेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो पटना की बैठक के बाद से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का काउंटडाउन चालू होगा। राजीव, आपको भी लगता है क्या शकील अख्तर जी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और पटना गवाह रहा है 1974 इमरजेंसी के बाद जो कुछ हुआ, और उसके बाद